हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। चलिए बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स यूनिट नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का आज ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने मेनली देखा था कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसको कितना फोर्स लगता है, Q इंटू वी क्रॉस बी। हमने देखा अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसको कितना फोर्स लगता है, I इंटू एल क्रॉस बी। फिर हमने देखा मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। दो थियरी देखी थी उसमें, अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर आ रहा है तो सर्कुलर मोशन करता है, और अगर पार्टिकल किसी एंगल पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड में देन इट विल परफॉर्म द स्पाइरल मोशन। उसके रिलेटेड हमने फॉर्मूला और न्यूमेरिकल भी किए थे, राइट। चलिए बच्चों, अब इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या होगा। तो यहां पे हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर रखने वाले हैं, राइट। एंड दिस काइंड ऑफ द फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर इट इज कॉल्ड एज क्रॉस फील्ड। क्या कहते हैं उसको, क्रॉस फील्ड कहते हैं, राइट। ओके, चलिए तो सबसे पहला देखते हैं बच्चों, मोशन इन द कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। द फर्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी सिलेक्टर। नाउ फॉर दिस वेलोसिटी सिलेक्टर टॉपिक, let us assume there is a coordinate axis, right. Let's say these are your coordinate axes perpendicular to each other. Say it is x, it is y, it is z. We require combined electric and magnetic field, so let's assume that electric field is in y direction. This is the electric field in y direction and the magnetic field B is in z direction. Right, and let us consider the particle is moving with the velocity v in x direction. They all are perpendicular to each other, right. So let us assume that the particle is moving in x direction with the velocity v. So this is the velocity of the particle v. So we know the Lorentz formula. Lorentz formula कहता है कि force acting on a charged particle, force acting on a charged particle, right, moving with velocity v, in electric as well as magnetic field. So we know the formula, net force जो है that is the electric force plus magnetic force. चलिए, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है बच्चों Q इंटू E, राइट, एंड द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B. Okay, let us find the direction of both these forces. The force of electric field Fe, force due to electric field Fe, तो कहाँ लगना है बच्चों, दिस Q इंटू E, चार्ज है आपका पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो जे कैरेट, राइट। मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कहां लगता है बच्चों, प्लस वाई डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लगने वाला है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाला है प्लस वाई डायरेक्शन में, राइट। तो मैं यहां पे मेंशन करूंगा इलेक्ट्रिक फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है, लाइक दिस इज योर इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। ओके, नाउ लेट्स सी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगने वाला है। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड Fb, फॉर्मूला है उसका Q इंटू V क्रॉस B। Q तो आपका पॉजिटिव चार्ज है, राइट। वेलोसिटी x डायरेक्शन में तो आई विल राइट I कैरेट, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहां पर है, z डायरेक्शन में, मतलब k कैरेट। व्हाट इज I क्रॉस k, अगर आपको पता होगा I क्रॉस k होता है माइनस जे। I क्रॉस k क्या होता है, माइनस जे होता है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रहा है, नेगेटिव y डायरेक्शन। मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रहा है बच्चों, नेगेटिव y डायरेक्शन में लग रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगता हूं जो कहां पर है, ऐसे नेगेटिव y डायरेक्शन में है, Fb। मीन्स बोथ फोर्सेज आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो आई विल राइट हियर फॉर नेट फोर्स टू बी जीरो, फॉर नेट फोर्स टू बी जीरो। चलो, नेट फोर्स जीरो कब हो जाएगा, जब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर ले, अपोजिट फोर्सेस, राइट। सो आई विल राइट Fe का मैग्नीट्यूड एंड Fb मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, सेम। चलो, Fe मैग्नीट्यूड क्या होता है, Q इंटू ई, और Fb मैग्नीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड खाली QVB। मैं साइन थीटा नहीं लिखूंगा बिकॉज वेलोसिटी एंड फील्ड आर परपेंडिकुलर, थीटा आपका 90 है, साइन 91 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, Q विल बी कैंसल, तो आपको ये वेलोसिटी कितना मिल गया बच्चों, E बाई बी। कितना मिल गया वेलोसिटी, E बाई बी, राइट। ओके, तो यहां से पहले आपको छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डिवाइड करोगे ना तो उसका यूनिट बनता है मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, राइट। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, सीधा याद होना चाहिए E बाई बी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, राइट। चलिए अब इसको आगे
लॉजिक समझते हैं कि जो पार्टिकल का ये वेलोसिटी होगा ना E by B जितना, वो पार्टिकल को कोई नेट फोर्स लगने वाला नहीं है, मतलब दे विल गो अनडिफ्लेक्टेड। वो कैसे जाएंगे बच्चों? दे विल गो अनडिफ्लेक्टेड, राइट? सो आई विल राइट हियर, hence the particles having velocity E by B goes undeflected, मतलब वो सीधे ही निकल जाएंगे, कोई डिफ्लेक्शन उनका होने वाला नहीं है। द पार्टिकल हैविंग द वेलोसिटी E by B, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपने ही अप्लाई किया, यू नो द वैल्यू ऑफ दैट, फ्रॉम दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ E by B। ओके, और ऐसे पार्टिकल जिनका वेलोसिटी E by B जितना है, उनको कोई नेट फोर्स नहीं लगने वाला है, दे विल गो स्ट्रेट ओनली, राइट? The particle having the velocity E by B will goes undeflected, right? And this is E by B, राइट? और दिस क्रॉस फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो आपने लगाया है यहाँ पे, दे आर कॉल्ड एज वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या कहते हैं उसको? वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं, क्योंकि जो E by B वेलोसिटी होगा, वो पार्टिकल सिलेक्ट होगा और वो कैसे जाएगा? स्ट्रेट जाएगा, वो कोई डिफ्लेक्ट होना नहीं है। बाकी जो वेलोसिटी वाले पार्टिकल है वो या तो ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे या तो नीचे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, राइट? सो आई विल राइट हियर दिस क्रॉस फील्ड, क्रॉस फील्ड से आप क्या समझते हो बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर, सो दिस क्रॉस फील्ड्स आर योर व्हाट? वेलोसिटी सिलेक्टर। व्हाट आर दे? वेलोसिटी सिलेक्टर। दिस क्रॉस फील्ड्स आर velocity selector, right? Now obviously you should have this kind of the question के इसका यूज कहां पे हुआ है, तो आपको पता होगा बच्चों, जे थॉमसन ने चार्ज बाय मास का रेशियो निकाला था इलेक्ट्रॉन के लिए, सो ही यूज द सेम मेथड, राइट? ओके, तो मैं इसका यूज लिखता हूं क्विकली कि वेलोसिटी सिलेक्टर का यूज कहां पे होता है। सो यूज बाय जे थॉमसन, इट वाज यूज्ड बाय जे थॉमसन टू फाइंड रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, to find the ratio of charge by mass of electron, right? Another use, it is also used in a mass spectrometer, और ये मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या करेगा बच्चों? मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो अलग अलग चार्ज पार्टिकल जो अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे हैं, ऐसे पूरे बीम में से कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए यूज होगा, राइट? तो मास स्पेक्ट्रोमीटर विल यूज टू सेपरेट charge particle, to separate charge particle moving with particular velocity, separate the charge particle moving with some particular velocity। किसमें सेपरेट करेगा? फ्रॉम बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स moving with different velocity, beam of charge particle moving with different velocity, right? Okay, so this is what you're called as velocity selector, जहां पे आप पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करते हुए पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि बाकी वेलोसिटी वाले जो पार्टिकल होंगे वो या तो ऊपर डिफ्लेक्ट होंगे या तो नीचे होंगे, बट ऐसे पार्टिकल जिनका वेलोसिटी E by B जितना है, दे विल गो अनडिफ्लेक्टेड एंड यू कैन सेपरेट द चार्ज पार्टिकल्स। ओके, चलिए बच्चों, आपका सेकंड जो इस पर्टिकुलर टाइप के अंदर क्वेश्चन है, दैट इज साइक्लोट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से इसको सीखना है और समझने वाली बातें भी है इसके अंदर, राइट? चलिए बच्चों, साइक्लोट्रॉन का सबसे पहले तो है क्या ये? तो साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच यूज टू एसेलरेट, इट इज यूज टू एसेलरेट द चार्ज पार्टिकल, इट इज यूज टू एसेलरेट द चार्ज पार्टिकल्स। कैसे करेंगे एक्सेलरेट इसको? कोई छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल जो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसको आप एसेलरेट करा सकते हो बाय दिस साइक्लोट्रॉन। कैसे? बाय पासिंग देम फ्रॉम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, by passing them from where? By passing them from electric and magnetic field। तो हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास करा के उसको एक्सेलरेट करेंगे, उसकी एनर्जी बढ़ाएंगे, राइट? ये हाई एनर्जी वाले पार्टिकल का काम क्या है वो लास्ट में आपको बताऊंगा इसके एप्लीकेशन में, ठीक है? चलिए बच्चों, इसका सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज द प्रिंसिपल?
प्रिंसिपल क्या है बच्चों? तो इसका प्रिंसिपल है, कहीं ना कहीं ये छुपा हुआ है आगे वाले लेक्चर के आखिरी टॉपिक के ऊपर, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में से पास होता है ना, राइट, तो वो सर्कुलर मोशन करता है, और सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है ना, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर, और जो फ्रीक्वेंसी है वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। याद करो आगे वाला लेक्चर, राइट। तो प्रिंसिपल ये है बच्चों के रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल moving perpendicular to the magnetic field is independent of velocity. No, radius of the charged particle moving of the magnetic field depends on the radius, depends on the velocity, depends on the velocity of particle. रेडियस डिपेंड करेगा वेलोसिटी के ऊपर, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन, frequency of circular motion is independent of velocity of particle, or you can say energy, because energy is half mv square. तो अगर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी पे भी डिपेंड नहीं करतेगा, राइट। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, राइट। तो मैंने बड़ा सा स्टेटमेंट लिखा है बच्चों, इसके रिगार्डिंग मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं। ओके, तो हमने ऐसा देखा था कि रेडियस आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, राइट, मीन्स रेडियस वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाया था, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम। ओमेगा क्या था? क्यू बी बाई एम। इन दिस ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, यू कैन सी आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ द साइक्लोट्रॉन, इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं इससे कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वर्किंग कैसे होता है। बहुत ही जबरदस्त बच्चों इसका ये टॉपिक है, राइट। चलिए ध्यान से समझेंगे हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड एंड हाउ इट इज वर्किंग। कंस्ट्रक्शन, so basically there are very huge size metal Ds. What are that metal Ds? Metal Ds are nothing, मान लीजिए कि एक मेटल का शेल है। क्या है? एक मेटल का शेल है, और उस शेल को बीच में से काटना है और थोड़ा सेपरेट कर देना है, एंड दे विल लुक लाइक दिस। पूरा शेल ऐसा है, बीच में से काट के थोड़ा सेपरेट करोगे, इट विल लुक लाइक दिस, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड एज डीज, राइट। चलो सबसे पहले मैं दो डीज बनाऊंगा यहां पे, राइट। तो दिस आर व्हाट दिस आर कॉल्ड एज डीज। डी जैसा दिख रहा है ना, इसलिए इसको डी कहा है, राइट। ओके, चलिए बच्चों इस डीज को आपको सप्लाई करना होता है एसी वोल्टेज। क्या सप्लाई करना है बच्चों? यहां पे आपको एसी वोल्टेज का सोर्स है। ये एसी वोल्टेज है, मतलब उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, कितना होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये है आपका एसी वोल्टेज का सोर्स, राइट। चलिए अब इसको आपको अप्लाई करना है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पूरे रीजन में क्या होगा बच्चों? ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा जो अंदर की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों? वो अंदर की तरफ जा रहा है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। मैंने क्रॉस किया है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है? इसके अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड बी, राइट। ओके, चलिए बच्चों अब जैसे ही आपने यहाँ पे एसी वोल्टेज अप्लाई किया है, क्या अप्लाई किया है? यहाँ पे आपने एसी वोल्टेज अप्लाई किया है। एसी वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली एक साइड जो है वो पॉजिटिव डी बन जाएगा, और एक साइड जो है वो नेगेटिव डी बनेगा। और एसी वोल्टेज है तो ये प्लस माइनस जो है वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि एसी में पोलैरिटी बदलती रहती है, राइट। मतलब क्या है? एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है। मतलब ये जो बीच वाला रीजन है ना, ये आपको बीच में जो रीजन दिख रहा है ना, इस रीजन के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि एक तरफ प्लस चार्ज है, एक तरफ माइनस चार्ज है। तो ये बीच वाले रीजन में क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यू शुड हैव द ऑब्वियस क्वेश्चन कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है डीज के, तो आपको पता होना चाहिए मेटालिक शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कैसा होता है? जीरो होता है। मतलब ये जो भी अंदर वाला रीजन है ना शेल का, उस डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और मैग्नेटिक फील्ड डी के अंदर होगा। मैग्नेटिक फील्ड बाहर के रीजन में भी है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड खाली कहां पर है? दोनों के बीच में है, बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है,
ओके, चलिए इस पूरे कंस्ट्रक्शन को बच्चों आपको रखना होता है वैक्यूम में, ताकि चार्ज पार्टिकल जो है वो कोई एयर पार्टिकल के साथ टकरा के अपना एनर्जी लॉस ना कर दे, राइट। तो इसको हम कहाँ रखने वाले हैं, पूरे को हम रखने वाले हैं बच्चों वैक्यूम चैम्बर में, राइट। अब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा 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 होगा, राइट। आपको उस चार्ज पार्टिकल को फिर बाहर भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे होता है छोटा सा डिफ्लेक्टर। क्या होता है बच्चों, ये आपका छोटा सा होता है यहाँ पे डिफ्लेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम डिफ्लेक्टर कहते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्टर, राइट। और डिफ्लेक्टर जो है बेसिकली वो एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वाला प्लेट होगा, दैट डिपेंड करता है कि अंदर कौन सा चार्ज है। इसके हिसाब से यहाँ पे आपका क्या रखना है, आपको रिफ्लेक्टर रखना है। तो पहले कंस्ट्रक्शन वापस एक बार समझ लो बच्चों। एक मेटल का शेल है, उसको काट के सेपरेट करना है, साइज बहुत बड़ा होगा, उसको कहेंगे डी, राइट। डी को कनेक्ट करेंगे एसी सप्लाई वोल्टेज, भूलना नहीं है, राइट। चलिए पूरे डी को रख देना है मैग्नेटिक फील्ड में, राइट। उसको अंदर रख देंगे वैक्यूम के अंदर, ताकि कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो एयर के साथ टकरा के अपनी एनर्जी लॉस ना करे, बराबर है। ओके, दो डी के बीच का जो रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और डी के अंदर के पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पूरे के पूरे रीजन के अंदर है, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब मेरा चार्ज पार्टिकल तो यहाँ लिया ही नहीं है, अब मैं आपको बताता हूँ चार्ज पार्टिकल किस तरह एक्सेलरेट होने वाला है। ओके, देखोगे ना ध्यान से। चलिए तो मान लीजिए बच्चों कि ये आपका चार्ज पार्टिकल है सपोज, जिसको आपको सेंटर से खाली छोड़ना है और कुछ नहीं करना है। आप खाली सेंटर पे चार्ज पार्टिकल को रख दो, वो अपने आप मोशन करना चालू कर देगा। कैसे, क्योंकि आपने जैसे ही यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को रखा बच्चों, लेट्स से इट इज क्यू, ओके। तो आपने चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखोगे तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, अट्रैक्ट होने वाला है कोई भी एक तरफ, मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, हाँ क्या ना। चलिए ये चार्ज पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव डी जो है, जो डी एट अ टाइम नेगेटिव होगा उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, राइट। क्या हुआ, उसको वेलोसिटी मिला। अब जैसे ही वो इस डी के अंदर एंटर हुआ ना, डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, डी वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, 0 है, बट मैग्नेटिक फील्ड है। और चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री किया, बिकॉज फील्ड तो ऐसे अंदर जा रहा है ना, और चार्ज पार्टिकल ऐसे आया, बोथ आर परपेंडिकुलर। तो जब भी चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आता है तो क्या होगा, वो सर्कुलर मोशन करेगा, मतलब ये जो चार्ज है वो यहाँ पे क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। अब जैसे ही बच्चों वो यहां पहुंचेगा ना बाहर, नाउ इट इज नेसेसरी कि तब तक एग्जैक्टली वही टाइम के ऊपर क्या होना चाहिए, इस एसी वोल्टेज का पोलैरिटी बदल जाना चाहिए। ये पार्टिकल जैसे ही बाहर आया क्या होना चाहिए, पोलैरिटी बदल जाना चाहिए, मतलब अब ये प्लस वाला क्या हो जाना चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए, और ये माइनस वाला डी क्या हो जाना चाहिए, प्लस। इससे क्या होगा बच्चों के, जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बाहर निकला ना, अब ये डी कैसा हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। नेगेटिव डी क्या करेगा, उसको थोड़ा सा वापस एक्सेलरेट करेगा, खींचेगा ना अपनी तरफ, खींचेगा कि नहीं खींचेगा अपनी तरफ, मतलब उसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करेगा, मतलब थोड़ा सा उसका वेलोसिटी बढ़ेगा चार्ज पार्टिकल का। अगर बच्चों चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ा तो उसके सर्कुलर मोशन का रेडियस भी बड़ा हो जाएगा, मतलब अब वो थोड़ा सा बड़ा रेडियस कवर करके यहां से बाहर आएगा। ऑब्वियसली अब जैसे ही यहां से बाहर निकलने वाला है ना, वापस पोलैरिटी बदल जानी चाहिए, ये माइनस हो जाना चाहिए, ये प्लस हो जाना चाहिए। समझ रहे हो ना, क्रोनोलॉजी क्या है वो समझो, बात को समझो, राइट। ओके, अब जैसे ये बाहर आया, वापस इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, एक तरफ माइनस है, तो ये माइनस डी क्या करेगा, वापस इस प्लस चार्ज को थोड़ा सा फोर्स करके एक्सेलरेट करेगा, किया एक्सेलरेट। ओके, अगर एक्सेलरेट करेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, बट फ्रीक्वेंसी नहीं बदलने वाला है। मतलब यहां पे जितना टाइम लगा था ना पार्टिकल को बाहर आने में, यहां भी उतना ही टाइम लगना है बाहर आने में, और यहां भी उतने ही टाइम में पार्टिकल वापस आधा चक्कर काट के बाहर आएगा। समझ रहे हो बात को, जैसे ही ये बाहर आया वापस पोलैरिटी चेंज होगी, वो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो थोड़ा सा बड़ा रेडियस काटेगा, बट उतनी ही फ्रीक्वेंसी से वापस बाहर आएगा, उतना ही टाइम टाइम लगने वाला है, टाइम चेंज नहीं होने वाला है, राइट। तभी आप ये एसी सोर्स को यूज कर सकते हो, क्योंकि एसी सोर्स कोई ऐसा डिवाइस नहीं है कि आप अपने हिसाब से उसका टाइम पीरियड चेंज कर सको, इट्स नॉट लाइक दैट। उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, कांस्टेंट होती है, राइट। ओके, और यहाँ पे भी जो पार्टिकल घूम रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, वो कैसा है, कांस्टेंट है, बिकॉज वो क्यू बी और मास पे डिपेंड करता है, ऑल थिंग्स आर कांस्टेंट, ऑल थिंग्स आर कांस्टेंट, एंड यू आर वेल अवेयर अबाउट कि आपको किस चार्ज को एक्सेलरेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, उसका मास कितना है, इसके हिसाब से आप फ्रीक्वेंसी जो है वो डिसाइड कर सकते हो, और वो फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एसी सोर्स का भी। समझ रहे हो बात को, ओके। चलिए बच्चों, अब यहां से वापस पार्टिकल जैसे ही बाहर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको वेलोसिटी देगा, ओके। इस तरह से कुछ ना कुछ काम चलता रहेगा, और फाइनली जब आपका चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी एकदम बढ़ जाएगी
और फाइनली ये डिफ्लेक्टर क्या करेगा, उसको यहाँ से बाहर निकाल देगा। क्या करेगा, डिफ्लेक्टर जो है वो चार्ज पार्टिकल को बाहर निकाल देगा। तो हमने तो खाली चार्ज पार्टिकल को सेंटर पर रख के छोड़ दिया था। जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है रीजन में, उसने क्या किया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्सेलरेट किया, मैग्नेटिक फील्ड ने घुमाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्सेलरेट किया, मैग्नेटिक फील्ड ने घुमाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्सेलरेट किया, मैग्नेटिक फील्ड ने घुमाया। ओके, जितनी बार घूमेगा उतनी बार रेडियस बड़ा होता जाएगा, बराबर है, बट फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर ये रेडियस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मतलब चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, स्पाइरल होगा। कैसा होगा, चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वो स्पाइरल होने वाला है। लॉजिक समझ लिए बच्चों आप लोग, क्लियर है एकदम? ओके, चलिए मैं आपको इसको लिख के दिखाता हूं क्विकली एकदम। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों के चार्ज पार्टिकल, आपको इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, जैसे मैं आपको पॉइंट बताया ना वैसे। हम क्या करेंगे बच्चों, चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, चार्ज पार्टिकल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट सेंटर। ओके, चलिए क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट द पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा बच्चों, पार्टिकल को एक्सेलरेट करने वाला है। ओके, ये पार्टिकल क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डी में एंट्री करेगा। चलिए, पार्टिकल दैट इज चार्ज पार्टिकल ना, पार्टिकल एंटर परपेंडिकुलर इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द डी। ओके, जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या करेगा वो, इट विल परफॉर्म विच मोशन, सर्क्यूलर मोशन। पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा बच्चों, पार्टिकल परफॉर्म करने वाला है सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलिए पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन किया, एंड व्हेन इट कम आउट ऑफ द डी, व्हेन इट कम्स आउट ऑफ अ डी, out of a D, the polarity मतलब चार्ज, polarity of AC source is reversed। क्या हुआ बच्चों, AC सोर्स का जो पोलैरिटी है वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। राइट, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ये पोलैरिटी जैसे ही आपका रिवर्स हुआ, राइट, वापस चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। एंड आई विल राइट हियर चार्ज पार्टिकल gets accelerated again, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ बच्चों, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज। ओके, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या है बच्चों, चार्ज पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अदर डी। एक तरफ से बाहर आकर दूसरी तरफ जाएगा ना, विथ लार्ज रेडियस। पहले से रेडियस बढ़ने वाला है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ा हुआ है, राइट, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी है, राइट, बट विद द सेम फ्रीक्वेंसी, राइट। ओके, मतलब उतने ही टाइम पे, जितने टाइम पीरियड में यहां से बाहर आया था, उतने ही टाइम पीरियड में वापस यहां से बाहर आएगा। वापस जब बाहर आएगा, पोलैरिटी विल रिवर्स। एंड आई विल राइट हियर दिस विल कंटिन्यू till the charge particle is रीचिंग नियर द सरफेस ऑफ दी। जब चार्ज पार्टिकल डी के सरफेस के एकदम पास आ जाएगा और सफिशिएंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा ना, राइट, उसके बाद वो डिफ्लेक्टर क्या करेगा, उसको डिफ्लेक्ट करके बाहर निकाल देगा, और फिर हम उसको यूज करेंगे चार्ज पार्टिकल को। ठीक है ना, सो दिस विल कंटिन्यू टिल द चार्ज पार्टिकल इज रीचिंग टू द सरफेस of D and acquire sufficient kinetic energy. Acquire what? Sufficient kinetic energy. It acquires a sufficient kinetic energy, right? And finally it is deflected. It's deflected
by deflector and taken out from the D. taken out from the D. बोलो बच्चों, पूरा कंस्ट्रक्शन आपको वर्किंग सब समझ में आ गया जो मैंने आपको कराया वो? राइट, दो डीज है मेटल के, वापस एक बार क्विक रिवीजन, दो मेटल के डीज है, एसी सोर्स लगाया गया है, दो मेटल के डीज है और एसी का क्या लगाया गया है बच्चों, यहाँ पे सोर्स लगाया गया है, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड है पूरे रीजन में, वैक्यूम करना है आपको। ओके, और आपके दो डीज के बीच में क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। पार्टिकल जिसको आप एसेलरेट करना चाहते हो, जो चार्ज पार्टिकल है उसको सेंटर से छोड़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एसेलरेट करेगा, डी में एंटर करेगा, खाली इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होगा डी में, सर्कुलर मोशन करके बाहर आएगा, वापस एसेलरेट करेगा, वेलोसिटी बढ़ा तो बड़ा सा रेडियस वो कवर करके बाहर निकलेगा, वापस इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एसेलरेट करेगा, वापस बड़ा रेडियस, ऐसे बढ़ते 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 वेलोसिटी, फाइनली आपको जितना चाहिए उतना करना है और पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कराना है। समझ गए आप इतना? ओके, अब यहाँ पे बच्चों एक स्टेटमेंट हम जोड़ेंगे कि अगर पार्टिकल का एक सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड टी है तो कितने टाइम में ये डी का जो पोलैरिटी है वो बदल जाना चाहिए, t/2 टाइम में, क्योंकि जब एक चक्कर पूरा कंप्लीट होगा ना तब ये डी का जो पोलैरिटी है वो दो बार चेंज होगा, तभी जाके पूरा चक्कर कंप्लीट होगा ना। राइट, तो चलिए मैं वो स्टेटमेंट लिखूंगा बच्चों यहाँ पे, आई विल राइट द स्टेटमेंट एंड दैट इज इफ टाइम पीरियड of circular motion, if a time period of circular motion is t, then after each t/2 time polarity of AC supply must change, पोलैरिटी ऑफ एसी सप्लाई मस्ट चेंज। चलिए, ये सर्कुलर मोशन जो हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन, तो मैंने वैसे ही पहले आपको प्रिंसिपल में बता दिया था, आई विल यूज द सेम थिंग, प्रिंसिपल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्यूबी बाई एम। क्या होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इक्वल टू क्यूबी बाई एम, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्कुलर मोशन, राइट। ओके, और जब ये सर्कुलर मोशन का फ्रीक्वेंसी और ये एसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा ना, जब ये सर्कुलर मोशन का फ्रीक्वेंसी और एसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा ना, तब आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, मतलब पार्टिकल प्रॉपर्ली एसोलेट होगा एंड दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस कंडीशन। सो आई विल राइट हियर व्हेन frequency of a circular motion is equal to frequency of AC source, this condition is called as a resonance condition। क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम रेजोनेंस कंडीशन कहने वाले हैं, राइट। तो आपको एसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी कितना रखना है, आपको इतना रखना है एसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी क्यूबी बाई एम जितना, ठीक है, तब आपको प्रॉपर एक्सेलरेशन मिलने वाला है विदाउट एनी काइंड ऑफ द डिले और एनीथिंग एल्स। ओके, चलिए बच्चों, अब कितना काइनेटिक एनर्जी मिलने वाला है पार्टिकल को, बाहर निकलेगा पार्टिकल तो काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा। सो व्हाट आई विल राइट हियर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट द एंड। चलिए, एट द एंड काइनेटिक एनर्जी कितना मिलता है बता दो क्विकली। चलिए, तो एट द एंड यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है बच्चों, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ओके, और सर्कुलर मोशन हो रहा है बच्चों, वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी हमने आगे लिखा था, क्या लिखा था वेलोसिटी में आगे, याद करो, वेलोसिटी बता दो आपको, आपने ऐसा कुछ लिखा था ना, रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन इज mv बाई क्यूबी, सो वेलोसिटी v इक्वल टू क्यूबी आर बाई एम, क्यूबी आर बाई एम, राइट। तो ये वेलोसिटी की जगह हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, क्यू बी आर बाई एम का स्क्वायर, राइट। तो जब पार्टिकल डी में से बाहर निकलने वाला होगा तब उसका रेडियस कितना हो जाएगा सर्कुलर पाथ का, दैट इज द रेडियस ऑफ द डी ऑलमोस्ट, हाँ के ना। जब पार्टिकल बाहर निकलने की तैयारी में होगा वो डी के बहुत पास है, मतलब पार्टिकल के सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना हो जाएगा, जितना डी का रेडियस अप्रोक्सीमेटली, राइट। ओके, तो चलिए बच्चों मैं फाइनलाइज कर देता हूं इस फॉर्मूला को, एंड लेट मी राइट इट हियर दैट योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, राइट। ये एक एम ऊपर नीचे से कट हो जाएगा और यहां से एम निकल के इधर आ जाएगा, राइट। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल gained by the cyclotron, right। and what is this r, this r is the radius of d, this r is what, radius of the d's, right। समझ गए। चलिए, अब आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन होना चाहिए यूज कहाँ कहाँ पे होता है,
है ना। तो बेसिकली जो साइक्लोट्रॉन है बच्चों, उसके 3-4 यूज है। सबसे पहले तो आप चार्ज पार्टिकल को बच्चों एक्सेलरेट कर रहे हो। इससे आप क्या कर सकते हो, न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी कर सकते हो। जो भी एटम्स दिया है उसके न्यूक्लियस का आप स्टडी कर सकते हो। इफ यू हैव द वेरी हाईली चार्ज पार्टिकल, तो बहुत हाईली चार्ज पार्टिकल को जब आप मेटल के ऊपर इंसिडेंट कराओगे, तो वो हाई एनर्जी वाला पार्टिकल जो है ना, वो मेटल के अंदर तक चला जाएगा एंड यू विल बी एबल टू और यू कैन से स्टडी द न्यूक्लियस। ओके, तो पहला यूज है बच्चों टू स्टडी द न्यूक्लियस, टू स्टडी न्यूक्लियस ऑफ एटम। चलिए दूसरी बात बच्चों, आप क्या कर सकते हो, आप जो सॉलिड एटम्स है ना, उसके ऊपर आयन को अटैच कर सकते हो बाय दिस। आयन को आप एसोलेट कराओ और फिर सॉलिड के ऊपर मारो, तो वो आयन क्या करेगा, सॉलिड के ऊपर चिपक जाएगा। इससे आयन की, इससे जो सॉलिड है ना उसका प्रॉपर्टी बदल जाएगा, या तो फिर आपको कंप्लीटली नए नए भी एलिमेंट्स या नए नए जो प्रोडक्ट्स है वो मिल सकते हैं, राइट। तो दूसरा लिखेंगे बच्चों, टू एम्बेड आयन ऑन सॉलिड एटम। क्यों? टू गेट न्यू प्रॉपर्टी or to get the desired property or to get new materials, to get the new materials, पूरे के पूरे नए मटेरियल्स भी आपको मिल सकते हैं। चलिए बच्चों तीसरा, तीसरा यूज होगा आपका टू गेट द रेडियो एक्टिविटी फॉर क्यूरिंग ऑफ द कैंसर, राइट। क्योंकि रेडियो एक्टिविटी में आपको क्या करना होता है, चार्ज पार्टिकल को हेवी न्यूक्लियस के ऊपर इंसिडेंट कराना होता है और वहां से न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो थर्ड हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि टू इनिशिएट nuclear reaction for diagnosis and treatment of cancer, that is chemotherapy, right, treatment of cancer। तो इतनी जगह पे आप साइक्लोट्रॉन के डिवाइस को यूज कर सकते हो। बोलो आ गई आपको बात समझ में, यहां तक क्लियर है एकदम? ओके, चलो बच्चों एग्जांपल नंबर 4.4 पे आ जाओ। A cyclotron's oscillator frequency is 10 मेगाहर्ट्ज। तो आपको क्या दिया है, पहले तो आपको साइक्लोट्रॉन का एक क्वेश्चन दिया है, आई विल मेंशन इट हियर। साइक्लोट्रॉन का एक क्वेश्चन है जिसका आपको दिया है बच्चों फ्रीक्वेंसी एफ दिया हुआ है 10 मेगाहर्ट्ज, राइट। मेगा इज 10 पावर 6 हर्ट्ज। तो ये आपको साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। और क्या दिया है, व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सेलरेटिंग द प्रोटॉन। मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए टू एक्सेलरेट द प्रोटॉन, टू एक्सेलरेट द प्रोटॉन। और प्रोटॉन का क्या क्या डेटा बच्चों आपको दिया हुआ है, बता देता हूं क्विकली। ओके, यू आर गिवन विद द, इफ द रेडियस ऑफ इट्स डी 60 सेंटीमीटर। चलो रेडियस कितना दिया है डी का, डी का रेडियस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, दैट इज 0.6 मीटर। चलो और कुछ फाइंड करना है हमें। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द प्रोटॉन इफ द बीम प्रोड्यूस बाय द एक्सेलरेटर। आपको ये भी फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी कितना होने वाला है, इन विच यूनिट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए बच्चों सबसे पहले तो साइक्लोट्रॉन का आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया है, वही हम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों के फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोट्रॉन हमने ओमेगा पढ़ा हुआ है बच्चों। ओमेगा क्या होता है, क्यूबी बाई एम। नाउ व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई एफ, that is equal to qb by m. Now we know all the values, 2 into pi into frequency is 10 into 10 power 6। प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10 पावर -19। मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करेंगे और प्रोटॉन का मास आपको दे दिया है 1.67 into 10 पावर -27 kg। आपको जैसे इसको सॉल्व करना है बच्चों, आपका मैग्नेटिक फील्ड बी कितना आएगा, और सॉल्विंग दिस यू विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.66। और हमने कल देखा था मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। मिल गया आपको मैग्नेटिक फील्ड। चलिए काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, एंड यू नो दैट व्हाट इज द वेलोसिटी। अब भी देखा ना आपने आगे फॉर्मूला में, देखा ना। चलिए क्या होता है बच्चों बताओ तो फटाफट, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी होता है आपका क्यू बी आर बाई एम, क्यू बी आर बाई एम, उसका करेंगे स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला हो जाएगा ये क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम। चलिए सारे वैल्यू डालेंगे बच्चों, हाफ इंटू क्यू इज 1.6 इंटू 10 पावर -19 का स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड है 0.66 का स्क्वायर, रेडियस ऑफ डी दिया हुआ है 0.6 का स्क्वायर,
मास दिया है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। इसको सॉल्व करने में पहले आपका आंसर आएगा बच्चों जूल यूनिट में। ओके, और जूल यूनिट में से अगर आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप, क्या करोगे बोलो। तो आपका जो भी यहाँ पे आंसर है इसको आपने सॉल्व किया, वॉट एवर आपका आंसर आया बच्चों एक्स, जो भी आया वॉट एवर, हाँ ये आंसर आपका जूल में है। अब आप क्या करोगे बच्चों, आपका ये जो आंसर आया है ना एक्स, उसको पहले आपको मेगा में कन्वर्ट करना है। मेगा मतलब 10⁻6, मतलब आपको इसको 10⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर आपको इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और सॉल्व करेगा आपका आंसर आएगा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो भी आपका प्रोटॉन है उसको कितना काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, प्रोटॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलता है बच्चों 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना। कितना काइनेटिक एनर्जी, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे क्लियर, बोलो समझ में आ गया आपको जो फंडामेंटल मैंने कराया वो। ओके, तो हमने क्या सीखा, हमने पहले सीखा वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है, और फिर हमने सीखा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ठीक है। चलिए बच्चों, अब एक इंपॉर्टेंट सा मैं कहता हूं आपको फिनोमिना देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑरोरा बोरेलिस। ओके, और इज इट ऑरोरा बोरेलिस। और ऑरोरा बोरेलिस का देखो मैंने आपको बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक्चर्स दिखाया है कि आसमान में ऐसे ऐसे कलर है ना, ग्रीन एंड पिंक कलर जैसा दिख रहा है आसमान में। तो ये आसमान में ग्रीन और पिंक कलर दिखने का रीजन क्या है, दैट रीजन इज व्हाट, बोरोरा, दिस इज कॉल्ड एज ओरेरा, क्या नाम है एग्जैक्टली उसका, ऑरोरा बोरेलिस इट इज कॉल्ड, राइट। और ये ऑरोरा बोरेलिस किस तरह से बनता है और ये किस रीजन में देखने मिलता है, तो ये बेसिकली आपको देखने मिलता है बच्चों इन द पोलर रीजन लाइक अलास्का एंड नॉर्दर्न कनाडा। कहाँ देखने मिलता है ये आपको, अलास्का एंड नॉर्दर्न कनाडा में देखने मिलता है। अब मैं आपको इसके पीछे का सिंपल सा रीजन बताता हूं कि कैसे ये देखने मिलता है ऑरोरा बोरेलिस। ओके, तो हमने बच्चों ऐसा पढ़ा हुआ है कि सपोज मान लीजिए कि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई और एंगल पे एंट्री करता है, तो वो कैसा मोशन करता है, स्पाइरल मोशन करता है। कैसा करता है वो मोशन, उसका स्पाइरल होता है, राइट। तो मान लीजिए कि ये सपोज आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आने वाला, जस्ट फॉर द नॉलेज। और अगर कोई पार्टिकल सपोज मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह एंटर कर रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ये हो गया आपका वी परपेंडिकुलर और ये हो गया वी पैरेलल टू द फील्ड। परपेंडिकुलर उसको घुमाने का काम करेगा, पैरेलल आगे ले जाने का काम करेगा, मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है ना वो ऐसे घूमते घूमते आगे जाएगा, राइट। अब जो अर्थ होता है ना बेसिकली, दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ अर्थ एंड दिस इज द मैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ। जहां पे आपका वो पोलर रीजन है, कौन सा रीजन है, यहाँ पे आपका एंटार्क्टिका एंड कनाडा, एंटार्क्टिका एंड वो कनाडा वाला रीजन है आपका, बराबर है। ओके, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह होता है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, लाइक दैट। ओके, अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में इसमें बहुत अच्छे से सब कुछ कराऊंगा ना। जस्ट रिमेंबर कि अभी आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इस तरह से जाने वाला है। ये क्या है बच्चों, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस, ऐसे बहुत सारे लाइन होंगे। ओके, यहाँ से ऑल लाइन आ रहे होंगे ऐसे, यहाँ से ऑल लाइन आ रहे होंगे ऐसे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, और ये पूरा क्लोज लूप बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो, सो लाइक दिस। ओके, अब क्या होने वाला है तो ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए कि सोलर फ्लेयर के टाइम पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो है, सोलर फ्लेयर जब भी होगा बहुत सारा चार्ज जो है वो एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है। तो ये जो चार्ज एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगा ना बच्चों, वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो गया। जैसे ही चार्ज एटमॉस्फेयर में ट्रैप हुआ है, व्हाट विल हैपन, चार्ज जो है वो फील्ड लाइन के आजू बाजू ऐसे स्पाइरल मोशन करेगा। अगर फील्ड लाइन मुड़ेगा ना तो चार्ज का जो स्पाइरल पाथ है ना वो भी ऐसे मुड़ेगा। So you are going to get number of the spiral motion of the charge particle। मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल जो है ना वो इस तरह से एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं स्पाइरल में, इस पर्टिकुलर रीजन में। यहाँ भी कर रहे हैं बट यहाँ पे दूर दूर है पार्टिकल्स, बट यहाँ पे फील्ड लाइन बहुत क्लोज होता है। और चार्ज पार्टिकल जो है जो सोलर फ्लेयर में से आए हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा पास पास में आ चुके हैं, और वो क्या करेंगे, यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस होगा ना उसके साथ टकराएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है ना, एक्सेलरेटेड चार्जेस, these accelerated charges will collide with oxygen and nitrogen in air। इससे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को एनर्जी मिलेगी, they will get excited and they will get excited, they will get excited।
ओके चलिए, अब अगर सिंपल सा लॉजिक है, अगर ऑक्सीजन गैस एक्साइट हुआ ना तो वो कौन सा कलर निकालेगा बताओ? ऑक्सीजन गैस अगर ऑक्साइड हुआ तो वो ग्रीन कलर निकालेगा, और नाइट्रोजन जो है वो पिंक लाइट एमिट करेगा। ऑक्सीजन अगर एक्साइट हुआ तो इट विल एमिट द ग्रीन लाइट, और अगर नाइट्रोजन एक्साइट हुआ तो इट विल एमिट द पिंक कलर लाइट, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी द ब्यूटीफुल कलर्स इन द स्काई। ओके, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑरोरा बोरेलिस, जो आपको अपने यहाँ पे तो नहीं देखने मिलता है, बट अगर आपको मौका मिले कभी पोलर रीजन में जाने का तो आपको ये ब्यूटीफुल कलर्स जो है ना वो फ्रिक्वेंटली देखने मिलेंगे स्काई में। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे बच्चों अपना सेकेंड लेक्चर हम वाइंड अप कर देंगे। जो अगला लेक्चर आएगा ना उसमें अब हमें ये सीखना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है। ओके, अभी तक तो हमने ये देखा कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो उसका क्या होगा, बट ये मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से, है ना? अगर ये सवाल का जवाब आपको ढूंढना है ना तो आपको मेरा अगला लेक्चर जो है वो देखना पड़ेगा। ओके चलिए, बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।